बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम अपना पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कि कौमी आमदनी। अच्छा, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए प्रीवियस 7 लेक्चर्स में। इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने ये सब तो पढ़ा, लेकिन अभी हमें इसका पर्पज़ नहीं पता चला कि हमने कौमी आमदनी का मुताला किया क्यों है। इसकी क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले मैं वो आपको बताती चलूँ, उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसलिए कि माशी तरक्की की रफ्तार का जायज़ा पता चलता है कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है या तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क की माशी हैसियत का अंदाज़ा कि आया आप तरक्की याफ्ता ममालिक में आते हैं या तरक्की पजीर में। मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों की निस्बती अहमियत का अंदाज़ा कि डिपेंड करता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत का कितना हिस्सा उसमें होना चाहिए, सनत का कितना होना चाहिए और सर्विसेज का कितना होना चाहिए। ज़राए माश के मतलब मालूमात कि कितनी जॉब्स आपने क्रिएट करनी है, कितनी होनी चाहिए, ये सब। सर्फ बचत और सरमायाकारी का अंदाज़ा कि आपको पता चलता है कि आपके मुल्क के अंदर कितने लोग किस तनासब से खर्च कर रहे हैं, कितनी बचते हैं और कितनी सरमायाकारी की जा रही है। अफरात ज़र और सद बाज़ारी के बारे में पता चलता है। यह इंशाल्लाह अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये अफरात ज़र और सद बाज़ारी होता क्या है। माशी पॉलिसियाँ बनाने में मददगार। आप जब तक आमदनी नहीं पता चलेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आगे क्या करना है। मनसूबाबंदी प्लानिंग कैसे करनी है। बैरूनी कर्ज़े आपको चाहिए या नहीं चाहिए अपने मुल्क को चलाने के लिए। मेयार ज़िंदगी आपको पता चलता है कि जब तक कौमी आमदनी नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक मेयार ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बैन अवी अहमियत कि आपकी कंट्री की क्या अहमियत है। बजट को किस तरह से बनाना है। माशी मसाइल के मतलब भी आपको मालूमात मिलती है। और तवाज़ने अदायगी का क्या होता है अंदाज़ा। तो सबसे पहले हम करते हैं माशी, इसको डिटेल में जाते हैं। माशी तरक्की की रफ्तार का जायज़ा। जब तक कौमी आमदनी नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आया आपके मुल्क में तरक्की की रफ्तार मुनासिब है, ज़्यादा है या कम है। कौमी आमदनी पढ़ोगे, उसको कंपैरिजन करोगे अब बाकी ममालिक से कि बाकी ममालिक में किस तरह से आमदनी बढ़ रही है, अशिया और खिदमात किस मिकदार में पैदा की जा रही हैं और आपके मुल्क में किस मिकदार में पैदा की जा रही हैं। जब तक आप कौमी आमदनी का मुताला नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी माशी तरक्की की रफ्तार क्या है। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं, मुल्क की माशी हैसियत। माशी हैसियत में हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि आया पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की पजीर है या पसमानदा है। वो तो हमें तभी पता लगेगा ना कि हमारी कौमी आमदनी कहाँ लाई करती है। कौमी आमदनी भी पढ़ा था, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है फ़ीकस आमदनी। ठीक है, हमें पता जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनकी फ़ीकस आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि पाकिस्तान जैसे ममालिक की फ़ीकस आमदनी इतनी ज़्यादा 30 to 40,000 मैक्सिमम होगी। फ़ीकस आमदनी का ये मतलब नहीं है कि हर फर्द उतना अर्न कर रहा है, वो एक एवरेज फ़िगर आपको देते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की आमदनी उतनी भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी। ठीक हो गया ये पॉइंट गया। और तीसरा क्या है, माइशत के मुख्तलिफ शोबों की निस्बती अहमियत का अंदाज़ा। आपको पता है कि मेजरली या तो ये एग्रेरियन कंट्रीज़ यानी कि ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं या सनत से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक होते हैं, या सर्विसेज, यानी ये तीनों मेजर शोबे हैं कि हमें पता चलेगा जब कौमी आमदनी का मुताला करेंगे कि कौन से शोबे को किस हद तक तरक्की याफ्ता होना चाहिए और किसको नहीं। अब पाकिस्तान में जो ज़्यादातर आपकी आमदनी जनरेट होती है वो किस शोबे से आती है, ज़राअत से। जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक इसके बरक्स, अगर हम बात करें तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो आप सबको मालूम है कि वो सनती तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें ये फ़ीकस आमदनी के मुताले से पता चलता है कि आपका ज़राअत किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपकी सनत किस हद तक कंट्रीब्यूट करी, या बाकी सारे शोबे मवासलात के ज़राए इनका किस हद तक ताल्लुक़ है आपकी मायशत के साथ। चले अब हम पढ़ते हैं कि ज़राए माश क्या होता है। रोज़गार, कि आया आपके मुल्क में बेरोज़गारी है कि नहीं है। बेरोज़गारी, अब इसका ये मतलब नहीं, अगर आपके मुल्क में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख आबादी है और आपके मुल्क में फुल कैपेसिटी एक चीज़ को पैदा करने की वो 50 लाख के करीब है, फ़र्ज़ कर लें।
ठीक है। अगर आपकी अब 3 लाख अगर लोग अवेलेबल हैं जॉब के लिए, इसका हरगिज़ मतलब नहीं वो 3 लाख के 3 लाख ही काम करे। अगर इसमें से 1 लाख भी लोग काम करके आपकी मुल्क की कैपेसिटी के मुताबिक पैदा कर रहे हैं, ठीक है, जितनी आपका मैं जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उन सबको यूटिलाइज़ करके कितना पैदा कर रहे हो, 5 लाख अशिया और खिदमात। वो लाजमी नहीं है कि उसके लिए आपको 3 लाख लोग ही एम्प्लॉय करने पड़े, हो सकता है कि वो 1 लाख से ही काम चल जाए। तो बाकी जो है माशी माशी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाकी 2 लाख है ना, वो बेरोज़गार काउंट नहीं होंगे, क्योंकि आपने उतना पैदा कर लिया हुआ जितनी आपकी कंट्री की कैपेसिटी है, चाहे वो 1 लाख लोग मिलके करें या 2 लाख। बाकी के लोग जो रह जाएंगे वो बेरोज़गार काउंट नहीं होंगे। आपको कौमी आमदनी के मुताले से ही पता चलता है कि आपके मुल्क में बेरोज़गारी है या नहीं है, या किस हद तक है। आपको मालूमात मिलती है, सर्फ बचत और सरमायाकारी का पता चलता है कि कितना लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, क्या तनासुब है, या कितनी जो है अमाउंट बैंक में जा रही है जो आगे सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं अफरात ज़र और सद बाज़ारी के बारे में मालूमात। मुझे मालूम है कि आपको ये नहीं पता होगा कि अफरात ज़र क्या होता है या सद बाज़ारी होती क्या है। अफरात ज़र आपने लफ्ज़ अक्सर सुना है, महंगाई है महंगाई है महंगाई है, अक्सर इस लफ्ज़ को आप टीवी पे सुनते हो। अफरात ज़र से मुराद क्या है? कीमतों का बढ़ना और बढ़ते ही रहना। आपकी कोई 10, अगर एक मुल्क के अंदर 10 चीज़ें हैं, उनमें से अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए ना, तो वो अफरात ज़र नहीं कहलाता। अगर उन 10 अशिया की कीमत ही बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है, उसको हम अफरात ज़र कहते हैं। और सद बाज़ारी, आपको पता है कि आपकी माशत के ना 4 फेजेस होते हैं। वो 4 फेजेस में यहाँ लिख लेती हूँ। ये आपका बूम होता है, जिसको गर्म बाज़ारी भी कहते हैं। और ये आपका मेजरली 2 होते हैं, डिप्रेशन, या इसको कहते हैं सर्द बाज़ारी। इससे ऊपर जब आप इस पॉइंट पे आ जाते हो, रिकवरी होती है या रिवाइवल। और इससे जब नीचे जा रहे होते हो, वो आपका इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन, यानी सुकड़ रही होती। कि ये एक दायरा है, ये इसको पूरा होने में आपका टाइम लगता है, तकरीबन कह लें 20 to 25 ईयर्स दरकार होते हैं एक बिजनेस साइकिल को पूरा होने में। ठीक है। अब ये जो फेज़ है ना सबसे नीचे, कि जब आपकी माशियत है, कि वो बताएगा, आपकी कौमी आमदनी से पता चलेगा कि इसमें आपकी कौमी आमदनी भी गिरी होती है, आपकी फ़ीका सामने गिरी होती है, लोगों का म्यार ज़िंदगी गिर रहा होता है, और बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू में आप जा रहे थे। आपने डिप्रेशन का लफ्ज़ सुना होगा पहले लेक्चर में, जब मैंने 1930 के आलमी बहरान के बारे में आपसे काफ़ी डिटेल से बात की थी। ठीक है। हमें माशी यानी कौमी आमदनी के मुताले से ही पता चलता है कि मुल्क में अफरात ज़र है या सर्द बाज़ारी, ये चीज़ें या ये प्रॉब्लम अब हमारे मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ये इसको हम कहते हैं तजारती चक्कर। आप आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह। या इसको कह लो बिजनेस साइकिल। ये फेजेस होते हैं। ना आपकी माशियत हमेशा बूम पे रहती है, ना ही आपकी माशियत हमेशा इस डिप्रेशन पे रहती है। ये इसके चारों फेजेस आते हैं। जब डिप्रेशन से आप बूम की तरफ जा रहे होते हो तो इस फेज़ को रिवाइवल कहते हैं। जब आप बूम से डिप्रेशन की तरफ जाओगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन लिख दो, कि आपकी इकॉनमी सुकड़ रही है, सुकड़ाओ लिख दो, फैलाओ। ठीक है। और ये इसको बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। ठीक है। कौमी आमदनी के मुताले से ही पता चलता है कि मुल्क में अफरात ज़र और सद बाज़ारी है, किस हद तक है कि नहीं है, ये सब मालूमात आपको कौमी आमदनी के मुताले से ही पता चलती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? माशी पॉलिसियाँ बनाने में मददगार। जब आप कौमी आमदनी को पढ़ोगे, कौमी आमदनी में हर सेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अलग-अलग मिलेंगी, कि ज़राअत ने कितनी पैदावार दी, सनत ने क्या किया, या जो हम खिदमत सर अंजाम देने वाले इदारे होते हैं जैसे टीचर्स आ गए, डॉक्टर्स, इनकी क्या प्रोडक्टिविटी है, आपके मवासलात के ज़राए कैसे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है। ये सब चीज़ें जब आपको पता चलेगी, आपको माशी तरक्की की एक तो रफ्तार का पता चलेगा कि आप किस लिहाज से ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि आपने किस तरह से अपनी पॉलिसी डेवलप करनी है, किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। ये सारी मालूमात आपको तभी मिलेंगी जब आपके पास कौमी आमदनी का एक एक्यूरेट एस्टिमेट होगा
सही एक कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी होगी आप उस हद तक अच्छी पॉलिसी डेवलप कर सकते हो। माशी मनसूबाबंदी प्लानिंग कि मुल्क को किस तरह से चलाना है, किस तरह कौन से सेक्टर को। हम अक्सर गवर्नमेंट बदलती हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि लोगों की प्रेफरेंस बदल जाती है। यानी आपको पता है कि जब पीपल्स पार्टी का टेन्योर रहा है उस वक्त उनका फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा था। उसके बाद जब नवाज लीग की गवर्नमेंट आई, आपने नोटिस किया होगा वो थोड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करते थे क्योंकि वो खुद बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज थे। दैट्स वाई उनका फोकस ये था। अब जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है हम सुनने में तो यही आ रहा है कि इनका जो मेजर एजेंडा है वो क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन। यानी आपको ये देखना है कि आपने किस तरह से मनसूबाबंदी करनी है, किस सेक्टर को अच्छा डेवलप होना चाहिए जिससे आपका मुल्क तरक्की कर सके। ये प्रेफरेंसेस अपनी अपनी होती हैं, लेकिन हमें कौमी आमदनी जब तक हमें नहीं पता होगी कौमी आमदनी किस तरह से निकालनी है, इसको भी हमने तीसरे या चौथे लेक्चर में मेरे ख्याल काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, दूसरे तीसरे लेक्चर में, कि कौमी आमदनी की पैमाइश का क्या तरीका है, उसको किस तरह से मैयर करना है। हमें मालूम है कि कौमी आमदनी को मैयर करने के कितने तरीके हैं, तीन। कौन कौन सा था? पैदावार का मजमुआ, यानी जितनी भी मुल्क में अशिया और खिदमत पैदा हुई हम सबको जमा कर लो। आमदनियों का मजमुआ क्या था, यानी आपकी चार आमदनी पैदाइश है उन सबकी आमदनी को जमा कर लो तो भी मालूम की जा सकती है। और फिर क्या है, कुल खर्च का तरीका कि हुकूमत ने जो जो या हमने खर्च किया जहाँ जहाँ उस सबको भी जमा कर लिया जाए तो कौमी आमदनी मालूम की जा सकती है। ठीक है, माशी मनसूबाबंदी उसी वक्त बेहतर तौर पे बन सकेगी जब तक आपको ये पता होगा कि आपकी कौमी आमदनी है कितनी, किस सेक्टर में ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किस में कम की ज़रूरत है। ये सारे एस्टिमेशन आपको तभी मिलेंगे ना जब आप कौमी आमदनी को डिटेल में पहले पढ़ोगे। आप क्यों पढ़ते हो, ये उसी के पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे मुल्क को आपने रन करना है, तो उसके लिए जब आपको पता होगा तो आप कुछ करोगे ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बरौनी, करसो और अमदाद का असूल। ये एक तो आपको पता है ना कि हमें आईएमएफ से लोन लेने पड़ जाते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है? ठीक है, हम हमें कर्ज़ों की ज़रूरत उस वक्त पड़ रही होती है जब हमारे मुल्क में टैक्सेस कम लग रहे हों और हमारे अखराजात ज़्यादा हो रहे हों, या फिर दूसरी सूरत हाल ये भी है कि हमारा जो तवाज़ुन अदायगी है या तवाज़ुन तिजारत वो क्या है, वो मैं लास्ट पॉइंट में आपको क्लियर करूँगी। वो जब खसारे में होता है तो हमें उस खसारे को कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे ममालिक से कर्जे लेने पड़ जाते हैं, आईएमएफ से लोन लेना पड़ जाता है, या हम या दूसरे ममालिक वैसे भी क्या करते हैं, डोनेशन के तौर पे भी दे देते हैं। अब अगला क्या है, कौमी आमदनी का मुताला इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें पता चलता है कि लोगों का मेयार ज़िंदगी क्या है, कि उनको हेल्थ मिल रही है, लोगों की हेल्थ कैसी है, या उनकी तालीम का मेयार कैसा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ ये मैं बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान में ये दोनों ही सेक्टर्स बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ना यहाँ पे तालीम का हाल है, ना कोई सेहत का हाल है। आप हॉस्पिटल्स में जाओ तो आपको अंदाज़ा होता है कि एक पेशेंट के लिए एक बेड भी अवेलेबल नहीं है, ना उसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो किस तरह से चले। ये मेयार ज़िंदगी बुलंद तब भी होगा ना जब आपकी कौमी आमदनी ज़्यादा होगी और आप हर सेक्टर को इक्वली चांसेस दें कि ग्रोथ ज़रूरी है। अगर आप सारा फोकस ज़राअत पे कर देंगे, बाकी उस पर नहीं करेंगे, तो तभी आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हर शोबे की आपकी कंट्री के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस है, इन सबको साथ लेके चलना है। फिर ये मेयार ज़िंदगी का अंदाज़ा तभी होगा कि अगर आपकी कौमी आमदनी ज़्यादा है तो इट मीन्स कि लोगों का मेयार ज़िंदगी अच्छा है, अगर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि लोगों को मेयार ज़िंदगी क्या है, पस्त। बैन अवी अहमियत, अब सारी बात है अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट या बैन अवी मंडी में मनवाने के लिए कोई ना कोई स्टेटस होता है। आपने दूसरे ममालिक के साथ चलना है, क्योंकि कोई भी मुल्क हर चीज़ चाहे खुद पैदा कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको दरामद करना पड़ जाता है। जो आपके मुल्क में जो चीज़ इजाफी पैदा होती है आप उसको क्या कर देते हो, बरामद। अब ज़ाहिर बात है कि अहमियत तभी पता चलेगी कौमी आमदनी की कैलकुलेशन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है बजट की तश्कील। आपने बजट बनाना है, हर साल टीवी में आपका बजट बनता है जुलाई से। ये आता है 1 जुलाई, अगर 2019 है तो ये आ जाएगा 31 जून
ये फिजिकल ईयर है 2020, यहाँ तक आपका बजट आता है। ये माशियत को हमेशा जब कौमी आमदनी को हम मैयर कर रहे होते हैं ना, काफ़ी दफ़ा ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए जो हम अरसा लेते हैं वो 1 साल का लेते हैं। अब मंथली बेसिस पे इतनी ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, इसलिए इसको मैयर करने के लिए हम पैमाना लेते हैं कि 1 साल के दौरान आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहीं, 1 साल के दौरान क्या मुल्क ने पैदा किया, उसकी ज़राअत का क्या हालात हैं या सनत किस तरह से चल रही है, ये सब बातें बजट बनाने में मदद मिलेगी। जब कौमी आमदनी के हर सेक्टर की डेवलपमेंट आपके सामने होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस सेक्टर को आपने मज़ीद बेहतर बनाना है और किसको उसी सिचुएशन में रखना है, तो आपको तभी पता चलेगा। फिर माशी मसाइल के मतलब मालूमात आपको ये पता चलता है कि आपके मुल्क में क्या है, कौन कौन सा मसला चल रहा है, कि महंगाई, बेरोज़गारी, सर्द बाज़ारी, गर्म बाज़ारी, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको तभी जब हर साल बजट आता है तो पता चल जाता है कि कितनी महंगाई हुई या ज़राअत ने कितनी तरक्की की या बेरोज़गारी कितनी बढ़ी। ये सारी मालूमात आपको कहाँ पे मिलती हैं? कौमी आमदनी के मुताले से। फिर आपका तवाज़ुन अदायगी का अंदाज़ा, तवाज़ुन अदायगी का अंदाज़ा पता चलता है आपकी बरामदात कितनी थी और दूसरा क्या है दरामदात। बरामद क्या होता है? भेजना, भेजना। दरामदात का क्या मतलब है? मंगवाना। ये दो मेजर आपकी कैटेगरीज हैं। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो तवाज़ुन अदायगी या कह लें आप तवाज़ुन तिजारत के हमेशा ख़सारे में है, क्योंकि हमारी जो बरामदात हैं वो क्या है, कम है, और दरामदात क्या है, ज़्यादा है। अगर दरामदात के लिए मैं एक्सपोर्ट बरामदात के लिए और एम किसके लिए, इंपोर्ट, ये दरामदात है और ये क्या है, बरामदात। पाकिस्तान की जो है ना एम बड़ा होता है और एक्स क्या है, छोटा। उसकी रीज़न क्या है? हमारे क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एग्रेरियन कंट्री है, यानी इसका ताल्लुक किससे, ज़राअत से है। हम जो चीज़ें दूसरे ममालिक को भिजवा रहे होते हैं उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती उन मंडियों में, जिस वजह से हमें इतनी ज़्यादा रेवेन्यू हमारा वहाँ से जनरेट नहीं होता। और बदले में हमारा ना तो ऑयल हमारे पास अपना है, ना मशीनरी अपनी है, हमें वो इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें वहाँ से क्या करनी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट। ये वो मेजर वजह है जिस वजह से हमारा तवाज़ुन अदायगी क्या रहता है, खसारे में रहता है। ये जब हम कौमी आमदनी का मुतालिया करेंगे, हर साल जब बजट आता है इसमें सारी आपको एक एक सेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सा सेक्टर किसने कितनी तरक्की की, किसने कितनी की, किस में नेगेटिव ग्रोथ हुई और किस में पॉजिटिव। तो ये बच्चों ये सारे पॉइंट थे कि जिसकी वजह से हम पढ़ते थे कि कौमी आमदनी का मुतालिया क्यों ज़रूरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि इसी के साथ अब्दुल गनी चौधरी की बुक काइंडली आप जल्दी से जल्दी ख़रीद लें। उसके एंड में सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसको तैयार करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।